हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का सौभाग्य देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 16 यानी कि 16 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भविष्य काल। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्यूचर टेंस के जितने पार्ट होते हैं वो सभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको एक साथ पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपके सिलेबस में जो ये 4 पार्ट हैं, इसके इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो इसी चैप्टर में कंबाइन दे दिया है। तो इसीलिए आपको एक साथ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इसे ध्यान से सुनते और देखते हैं। तो देखा यहाँ पे हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यूचर टेंस आखिर होता क्या है। कैसे हम जानेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है? हिंदी में अगर कोई वाक्य लिखा हो तो, बाकी इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा है तो उसको जानने के लिए यहाँ पे रूल्स कुछ लिखे गए हैं, वो चीज आपको जानना पड़ेगा। तो पहले जानते हैं कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी कि वह वाक्य जिससे भविष्य काल का बोध होता है। भविष्य क्या होता है? आने वाले समय का। वह वाक्य जिससे आने वाले समय का बोध होता है वो भविष्य काल होता है। और भविष्य काल को 4 भागों में बांटा गया है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश के ग्रामर में फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर यहाँ पे एफ हमने लिखा है, मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान। जो इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। पहचानेंगे कैसे कि ये इंडेफिनिट का है, वो कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस? तो सबसे पहले आप देखेंगे पहचान क्या है कि हिंदी में किस टाइप के वाक्य होंगे। तो आप इसे ध्यान से सुना कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी दिया हो, क्रिया के अंत में गा गे गी दिया हो, और शर्त ये भी है कि जो कार्य वहां पे हो रहा है वो फ्यूचर में भी करना या होना पाया जाए, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। एक बार फिर सुन लें कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी होने के साथ साथ ऐसा उस वाक्य से लगे कि कार्य अभी भविष्य काल में करना है, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। भविष्य अनिश्चित काल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है वो। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगा, तो अभी कार्य करना है वो भी फ्यूचर में, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे हम बता देना कि मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ना क्रिया है और इसी के अंत में आया हुआ है गागे की, और ये भी इससे लग रहा है कि कार्य अभी करना है, कार्य अभी करना है वो भी फ्यूचर में, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस का। इसका क्या पहचान है, कैसे जानेंगे कि वो फ्यूचर कंटीन्यूअस का है? तो देखें यहाँ पे दिया है इसका पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ये दिए हों और लगे कि वो कार्य भी भविष्य काल में ये चीज होने हैं, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ये दिया हो, तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे मोहन पढ़ रहा होगा, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो फ्यूचर टेंस में ये जा रहे होंगे।
तो ये ध्यान रखेंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, दिया हो वो कंटिन्यूअस होता है। किसका? फ्यूचर का। यहाँ इंडेफिनिट में क्या है? गागेगी का क्रिया के अंत में गागेगी और कार्य भविष्य में होना पाया गया है। तो ये जानेंगे गागेगी, ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ आते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, ये इसका पहचान है। तीनों का अंतर डिफरेंट है, यही अंतर आपको देखना है, समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इंडिफिनिट में देख लेंगे आप लोग, गागेगी है, यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका पहचान क्या है? तो इसका पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। अब देखें यहाँ पर भी सेम है, वहां पर और यहाँ पे, इन दोनों का पहचान बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है? यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ कार्य करने का समय दिया होगा। यही अंतर है थोड़ा सा। कार्य करने का अगर समय है उस वाक्य में तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और वही कार्य करने का समय नहीं दिया है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। ये अंतर है। ये चारों का पहचान बिल्कुल अलग अलग है, बस इन दोनों का थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन वहां पर भी ये अंतर है, कार्य करने का समय दिया हुआ है। तो ये आप पहचान सही ढंग से इसको देख लेंगे कि उसका पहचान सब बिल्कुल अलग अलग है, क्लियर भी है। तो अगर आप इसे ध्यान से एक दो बार देख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि वो कौन सा है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये रहा पहचान। अब आते हैं रूल्स पे। पहला रूल देखेंगे इसका फ्यूचर इंडेफिनिट में, कि सबसे पहले आपको जब आप अनुवाद बनाते हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब लिखेंगे। अब वर्ब में हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आता है, मेन वर्ब भी आता है। तो वर्ब लिखेंगे तो वर्ब में सबसे पहले हम शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद V1 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट। तो देखें सब्जेक्ट शैल विल, अब देखें यहाँ पे शैल विल 2 आ गया है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर शैल विल है हर जगह, लगभग सभी जगह, लगभग के पूरे जगह पे, क्योंकि फ्यूचर टेंस ही है तो सभी जगह शैल विल दोनों लिखा गया है। तो इसको समझ लें कब शैल लगाएंगे और कब विल लगाएंगे। तो ये ध्यान रखें आप कि फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन आया हो, सब्जेक्ट के स्थान पर अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम शैल लिखते हैं, और अगर कोई अन्य पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हो तो उसके स्थान पर हम उसके साथ विल लिखते हैं। ये आप याद रख लेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कोई आए तो शैल, बाकी कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट आए तो विल। अब फर्स्ट पर्सन का नाम हम लिए तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन है? आई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। बाकी जितने भी प्रोनाउन बचते हैं वो आपके सेकेंड अथवा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। दूसरा चीज, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं तो आप ये भी जानना है। आपको हालांकि कई बार बता भी दिया गया है, लेकिन एक बार फिर सुनना है कि वह प्रोनाउन जो अपने बारे में कुछ बतलाते हैं वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई, वी, मैं और हम, यही दो ऐसे प्रोनाउन है जो अपने बारे में बतलाते हैं। बाकी जितने प्रोनाउन है वो अपने बारे में बात नहीं करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। उसके बाद V1 है। V1 का क्या मतलब होता है? V मीन्स होता है वर्ब, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप। जब आप कंटिन्यूअस में आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, शैल विल भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा सब्जेक्ट शैल विल, सब्जेक्ट शैल विल, सेम वही चीज है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, शैल किसके साथ, विल किसके साथ। अब एक और हेल्पिंग वर्ब आ गया है बी, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें बी नहीं है, यहाँ पे बी, इसलिए बी चूंकि कंटिन्यूअस है, जारी है। बी मीन्स होता भी है कि होना, यानी कि जारी जब होता है तो बी लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे बस शैल विल हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे शैल विल के साथ बी आ गया। उसके बाद V1 इसमें भी है, V1 इसमें भी है,
उसके बाद यहाँ पे चूंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगा देंगे। यहाँ पे ये इंडिफिनिट था तो सिर्फ V1 था, यहाँ पे V1 में आईएनजी, ये याद रखेंगे। अब पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी कोई भी कंटिन्यूअस हो तो उसके V1 में आईएनजी लगता है। कोई भी कंटिन्यूअस, तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इधर आते हैं परफेक्ट में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और शैल विल ये कॉमन है। यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बस शैल विल है, यहाँ पे बी आया है और यहाँ पे हैव आया हुआ, ये याद रखेंगे। तो सब्जेक्ट शैल विल हैव कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हैव हो जाएगा। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड पार्ट, ये भी याद रखें आप कि कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो हमेशा V3 होता है, क्रिया का तीसरा रूप होता है, वही चीज लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट है, शैल विल है, हैव है, यहाँ तक। अब एक और सहायक क्रिया इसमें बढ़ जाएगा बीन, और बीन है चूंकि ये भी कंटिन्यूअस ही है तो कंटिन्यूअस है तो V1 में आईएनजी, ये कंटिन्यूअस है V1 में आईएनजी, ये भी कंटिन्यूअस है V1 में आईएनजी, कोई भी कंटिन्यूअस हो V1 में आईएनजी लगना ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये रहे इसके फार्मूले, इसी पैटर्न पे आपको अनुवाद बनाने हैं। अब ये तो था अफर्मेटिव में, अगर वाक्य निगेटिव हो तो कैसे आप अनुवाद बनाएंगे? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये वाक्य निगेटिव हो तो आपको शैल विल के बाद नाट लिखना है। एक ही ट्रिक समझना है आप कि अगर वाक्य निगेटिव में है, कोई भी हो, चाहे इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, अगर वो निगेटिव में है तो शैल या विल के बाद आपको नाट लगाना है, ये याद रखेंगे आप। जैसे सब्जेक्ट शैल विल अगर निगेटिव है तो नाट लिखेंगे, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट। ये चीज यहाँ भी वही चीज है, सब्जेक्ट शैल विल अगर निगेटिव है तो नाट, उसके बाद V, उसके बाद B है, उसके बाद V1 है, उसके बाद आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये भी है अगर निगेटिव है सब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद नॉट लिखेंगे, हैव V3 ऑब्जेक्ट। वहां पर भी वही प्रोसेस है। यानी कि कहने का आशय ये है कि अगर वाक्य निगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद ही हमको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। दूसरा फार्मूला देखेंगे कि वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव अब दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है जो क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में, और एक होता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। तो जो क्या से शुरू होता है उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे क्या मैं पढ़ने जाऊंगा, क्या मैं खेलने जाऊंगा, तो ये वाक्य है पूछा जा रहा है तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, उसे यस या नो टाइप भी कहते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है उसे WS टाइप बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं। अंतर क्या है, कैसे अनुवाद बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये सही ढंग से आपने इसको देख लिया है, समझ लिया है, तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखें आप, जब ये वाक्य क्या से शुरू होगा तो यही शैल या विल पहले आ जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस वही है। शैल विल पहले, बाकी सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट। ये याद रखेंगे आप। कठिन बिल्कुल नहीं है, समझना है आपको, रटना नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं तो आप भूल भी जाएंगे, तब भी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखना ये सिंपल में था, ये इंट्रोगेटिव, वो भी क्या से स्टार्ट होगा वाक्य तब, तो यहाँ पे शैल विल पहले आएगा, बाकी सारा चीज वही लिख देंगे। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, शैल या विल पहले आ जाएगा, बाकी जितना बचा है उसी क्रम में, जिस क्रम में वो बचा हुआ है वो लिख देंगे। जैसे शैल विल पहले लिख दिया हमने, सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट B है, V1 है, आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सेम वही चीज है। यहाँ पर भी वही चीज, शैल विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, हैव है, V3 ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट देखें दिया हुआ है, विल दिया, ये सारा चीज, तो शैल या विल पहले आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, बीन, V1 में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज। हाँ, एक चीज और देखेंगे आप, यहाँ कार्य करने का समय प्लस SINC सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये चीज आपको हम बता दें, छूट गया है। सिंस ये प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा
सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। यहां पे देख लें, सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। यहाँ पे देखें दो चीज हमने लिखा है, सिंस या फॉर। सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, तो याद रखें सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए होता है। अगर कार्य करने का जो समय दिया गया है वो निश्चित है तो सिंस, अगर कार्य करने का जो समय दिया गया अनिश्चित है तो वहां पर फॉर। अब निश्चित समय क्या क्या होता है, जैसे कोई तारीख दिया गया हो, जैसे 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से, रविवार से सोमवार से, दिन का नाम दिया हो, समय दिया हो 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे से, आज, कल, आधी रात से, आज दिन से, कल से, तो ये निश्चित माना जाता है। इसके अलावा जो है वो अनिश्चित माने जाते हैं। आज, कल, आज रात, आधी रात, आज दिन से, और कोई समय दिया हो, मतलब तारीख दी हो या समय दिया हो, जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, या 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 5 अक्टूबर, तो इनके साथ हम सिंस लगाते हैं और बाकी सबके साथ हम फॉर लगाते हैं। तो उसके बाद टाइम लिखते हैं लास्ट में, और जैसा वाक्य होता है उसी टाइप का वो चिन्ह। अगर वाक्य सिंपल में है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। यहाँ पे देखें ये वाक्य इंट्रोगेटिव जो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, शैल या विल सबसे पहले लिखे हैं, बाकी सारा प्रोसेस वही है, सेम वही चीज, कुछ नहीं है। अगर आप एक सही ढंग से याद कर लेते हैं तो सारा चीज अपने आप वो होता जाएगा। यहाँ पे देखें जो तीसरा हमने लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखा अगर ये वाक्य निगेटिव हो तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि अगर ये निगेटिव होगा तो शैल या विल के बाद आपको नॉट लिखना है। ना कहाँ लिख रहे हैं, सब्जेक्ट और शैल विल के बाद आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज है, शैल या विल सब्जेक्ट, यानी आपको नॉट यहाँ लिखना है। इन दोनों के बाद आपको नॉट लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दोनों के बाद नॉट लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद, और वहां भी सब्जेक्ट के बाद अगर आपको नॉट लिखना है, कब, जब वाक्य निगेटिव होगा। अब देखेंगे तीसरा दिया हुआ है, ये भी इंट्रोगेटिव ही है। तो ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, तो जो WS टाइप के होते हैं, अर्थात क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हुआ होता है, तो उसके लिए हम ये चीज लिखते हैं। क्या है, ये सेम वही चीज है, बिल्कुल अलग नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जो क्वेश्चन वर्ड हमारा हिंदी वाक्य के बीच में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले लिख देते हैं। देखें सेम वही चीज है, सब शैल या विल, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क ये दिया हुआ है, बस क्वेश्चन वर्ड अलग आया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ के बीच में तो वही सबसे पहले लिखेंगे, बाकी सारा चीज हम वही उतार लेंगे। तो इसे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर एक आप सही ढंग से याद कर लेते हैं। तो ये जो चारों टेंस बताए गए हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे एक बार फिर देख लें ध्यान से, और अच्छे तरीके से अगर इसको याद कर लेते हैं तो फ्यूचर का चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम बारी बारी से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो देखें दिया है, राधा विद्यालय जाएगी। यहाँ पे देखें दिया है, क्रिया क्या है, जाना, और उसी के अंत में गागेगी दिया है, यानी कि ये फ्यूचर टेंस है। यहाँ पे देखना बस क्रिया के अंत में गागेगी दिया है, तो आपको अभी अभी बताया गया कि क्रिया के अंत में गागेगी दिया हो तो कौन सा टेंस होता है, तो ये चीज आपको इंडेफिनिट में बताया गया था। तो इंडेफिनिट में उसका फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट था, उसके बाद शैल या विल था, उसके बाद क्या था, V1 था, ऑब्जेक्ट था, ये फार्मूला था आपका। तो देखें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, राधा। आपको सबसे पहले लिखना होगा
राधा। उसके बाद आपको लिखना है शैल या विल। तो शैल या विल में से जो दिया हुआ है यहाँ पे एक लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो वहां पे हम शैल लिखेंगे, अदर पर्सन कोई भी हो वहां पे विल। तो ये राधा क्या है, ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, राधा विल। उसके बाद V1 है, भी क्या है, गो। राधा विल गो कहाँ, विद्यालय। राधा विल गो टू, राधा विल गो टू स्कूल, राधा विद्यालय जाएगी। ये इंडिफिनिट में दिया होगा। तो अगर वाक्य ऐसे दिया हो, राधा विद्यालय नहीं जाएगी, तो आपको करना क्या है, राधा विद्यालय नहीं जाएगी, बस थोड़ा सा अंतर है, देखेंगे आप, नॉट V1 ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप। तो राधा विल, अब आपको लिखना है नॉट, उसके बाद V1 है गो कहाँ, टू स्कूल। अगर वाक्य निगेटिव में हो तो शैल या विल के बाद ही हम नॉट लिखते हैं। ये इंडिफिनिट का एग्जांपल है। अब आते हैं कंटीन्यूअस में। कंटीन्यूअस में देखिए, अगर वाक्य ऐसे हो, राधा विद्यालय नहीं जा रही होगी, राधा विद्यालय नहीं जा रही होगी, ये दिया है। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट यहीं लिखेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। V1 में अब देखें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया है, तो यहाँ पे V1 में ING आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। राधा विद्यालय नहीं जा रही होगी, पहचानने के लिए सबसे पहले आप पहचान करेंगे कौन सा टेंस है, उसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हमारा राधा है, राधा विल, निगेटिव है नॉट, जा रही होगी, जाना का अंग्रेजी गो, और उसी में आपको क्या लिखना है, ING। राधा विल नॉट गोइंग कहाँ, टू स्कूल। अगर ये वाक्य निगेटिव नहीं होता तो यहाँ से बस नॉट हम हटा देते, बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो ये हो गया कंटीन्यूअस में। अब देखें, अगर वाक्य परफेक्ट हो, जैसे वाक्य परफेक्ट में हो, राधा विद्यालय पहुंच चुकी होगी, सब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद हैव लिखेंगे, चूंकि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे दिया है, तो विल शैल के बाद आपको हैव लिखना है, V3 लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड लिख देना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा विल। देखें निगेटिव नहीं है तो नॉट को नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्या लिखेंगे, राधा विल है रीच्ड, रीच मीन्स होता है पहुंचना। अब V3 है तो V3 लिखेंगे, राधा विल हैव रीच्ड कहाँ, टू स्कूल, राधा विल हैव रीच्ड टू स्कूल। ये हो गया। देखें आप, बिल्कुल आसान है, अगर एक आप याद कर लेते हैं तो सारा वैसे ही बनता जाएगा। अगला देखेंगे, राधा विद्यालय पहुंच चुकी होगी। दूसरा एग्जांपल देखें, राधा
राधा विद्यालय में 2 घंटे से पढ़ रही होगी। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शैल विल, उसके बाद आपको लिखना है क्यों, चूंकि ये देखा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ दिया है कार्य करने का समय। तो जब कार्य करने का समय हो तो वो कंटिन्यूअस नहीं रह जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद V1 में ING लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। अब अनुवाद बनाते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा राधा है, राधा, उसके बाद आपको लिखना है विल, राधा विल। वाक्य निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। राधा विल हैव बीन, क्रिया क्या है, पढ़ना, रीडिंग। राधा विल हैव बीन रीडिंग, राधा पढ़ रही होगी, कहाँ, इन द स्कूल, इन द स्कूल। 2 घंटे से, 2 घंटा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अगर निश्चित होता, जैसे यहाँ पे कोई तारीख दिया होता तो वहां पे सिंस हम लिख देते, लेकिन अनिश्चित समय है तो फॉर लिखेंगे। तो ये रहा चारों टेंस का अलग अलग एग्जाम्पल। अब इसी को एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हो, तो जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। अंतर क्या है, अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो जिस टेंस का होगा उसी का हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये याद रखेंगे। यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ आ जाएगी। अगर वाक्य ऐसे हो कि राधा विद्यालय में 2 घंटे से क्या पढ़ रही होगी, वाक्य ऐसे हो तो वहां पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बीच में आ गया है, तो अनुवाद बनाएंगे। सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखेंगे, क्या दिया है, क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट। व्हाट विल राधा हैव बीन रीडिंग इन द स्कूल फॉर 2 आवर्स। यही चीज है कि वाक्य अगर क्या से स्टार्ट हो तो बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये थे फ्यूचर टेंस, भविष्य का। अब अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये ग्रामर मजबूत होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।